नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 2024 के महामुकाबले में बेशक अभी वक्त है, लेकिन तमाम पार्टियों ने चुनावी तैयारी का बिगुल अभी से ही बजा दिया है। लिहाजा 2024 की लड़ाई से पहले देश में पॉलिटिकल ड्रामा हाई है। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोला और रामलीला मैदान से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने अध्यादेश के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को टारगेट किया और अपने 8 साल के कार्यकाल को मोदी के 21 साल के कार्यकाल से बेहतर बताया। रामलीला मैदान में ही आम आदमी पार्टी के मंच पर मौजूद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने विपक्ष से मोदी को रोकने के लिए साथ आने की अपील की है। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 15 दलों के नेता शामिल होंगे। इस बीच विपक्ष के बड़े नेताओं में से एक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी अपनी पार्टी में जान फूंकने में जुटे हुए हैं। उन्होंने एनसीपी में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए और अपनी बेटी सुप्रिया सुले और कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी। इस बीच विपक्षी एकता की कवायद पर गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने वीर सावरकर के बहाने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा और उद्धव ठाकरे पर धोखा देने के आरोप लगाए। अमित शाह पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ठाकरे शिवसेना का डर दिख रहा है। यह डर अच्छा है। पल पल बदल रहे सियासी समीकरणों के बीच बड़ा सवाल यह है कि 23 में तैयारी, 24 किस पर भारी? क्या सियासी संदेश का टारगेट है अध्यादेश? सवाल यह भी है कि 24 की लड़ाई से देश में पॉलिटिकल ड्रामा हाई है। क्या विरोध का हथियार विपक्ष का बेड़ा लगाएगा पार? और सवाल यह भी है कि विपक्ष की नैया के कितने खेवैया हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर और सुलगते सवालों पर ठोकेंगे ताल। उससे पहले आपको दिखाते हैं यह बेहद खास रिपोर्ट। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मित्रों, कांग्रेस और डीएमके दोनों 2G, 3G, 4G पार्टी है। मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, केजरीवाल जी को, अखिलेश जी को सहित सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर होना चाहिए। अस्सी के 80। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। वो दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पटना घूमना है, हमें चेन्नई घूमना है, हमें हैदराबाद घूमना है, हमें देश बंगाल घूमना है, देश के कोने कोने में घूमना है। एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर महागठबंधन की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के नेता। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं स्वागत करता हूं शहजाद पूनावाला का, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है कपीश जी। AK वाजपेयी, एलजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। विनय मिश्रा, आम आदमी पार्टी के विधायक है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। थोड़ी देर में DK दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे ही, आपने कपिल सिब्बल का आज रामलीला मैदान से वो बयान सुना होगा जिसमें वो मोदी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी इतने मजबूत है कि उन्हें अकेले कांग्रेस नहीं हरा सकती है, सभी दलों को एक साथ आने की जरूरत पड़ेगी? सुरेंद्र राजपूत।
विशाल भाई, ये तो अपने आप में सच है और ये इतिहास भी बता रहा है, इसको मान लेने में कोई बुराई भी नहीं है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी 303 से ज्यादा सांसद लेकर के सबसे प्रमुख दल है, सत्ताधारी दल है, ताकतवर हैं वो लोग, ऐसी तो बात है नहीं, इसको हम क्यों डिनाई करेंगे। एक बात हाँ, लेकिन 2019 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने वादों से मुकरी है, अपने इरादों से मुकरी है, महंगाई चरम पर कर दी है, बेरोजगारी चरम पर कर दी है, जिस तरीके से अग्निवीर जैसी एक जन विरोधी योजनाएं लेकर के आए हैं, सिलेंडर की परिस्थिति, सिलेंडर 400 का 1200 रुपए में हो गया है, पेट्रोल 60 का 105 रुपए में हो गया है, तो लगातार नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता धीरे धीरे नीचे उतरती जा रही है। और अभी लेटेस्ट लोकप्रियता का जो आंकड़ा आप कर्नाटक में देखा था कि 10 दिन लगातार नरेंद्र मोदी जी वहां पर थे, जबकि मणिपुर जल रहा था, तो लेकिन उन्होंने मणिपुर जलने की परवाह नहीं करी, वो उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण था। वो 10 दिन लगातार कर्नाटक के गली गली कूचे कूचे घूमे और सड़क सड़क नापी, उन्होंने नगर नगर नापा, डगर डगर नापा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जनता ने उनका तिरस्कार किया, उनको सत्ता से हटाने का काम किया। राजपूत जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी मजबूत है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, तो क्या सच माना जाए और क्या कांग्रेस अकेले प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है? मैं एक छोटा जवाब चाहूंगा, फिर मैं शहजाद पूनावाला के पास जाऊंगा। मैं देखिए, बहुत चीजों के हाँ या ना में अगर आप जवाब लेना चाहें तो जो आप चाहें जवाब मान लीजिए। अगर कोई आप हाकिम है, हमारे आपका चैनल है, हम हाँ या नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो जनता तय करती है, आप नेता हैं, आप तय करेंगे। मैं तो आपका बस पक्ष जानना चाह रहा हूं, हम हाँ ना में जानकर क्या करेंगे, आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं। मैं तो पक्ष देने के लिए मित्र थोड़ा सा तो समय दे दीजिएगा ना, मैं इधर उधर की तो बात नहीं कर रहा हूं। अभी आप देखिएगा, जब शहजाद पूनावाला से सवाल पूछेंगे तो 3 मिनट 4 मिनट उनको अनइंटरप्टेड देंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे आपको समय दिया हुआ है, जब शहजाद जी के पास आएंगे तो आप उनको सुनिएगा, फिर आएंगे, आप अपने समय का सदुपयोग करिए। सुरेंद्र जी रुकिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सार्वदेशिक रूप से लड़ रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक, सार्वदेशिक रूप से अगर कोई पार्टी लड़ रही तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही। जहां जहां क्षेत्रीय दलों का मजबूत प्रभुत्व है, वहां पर हम अपने क्षेत्रीय दलों का साथ लेना चाहते हैं। इस क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के आतताई शासन को, मायावी शासन को हटाने के लिए कोई इनके माथे पर तीर मारेगा, कोई इनकी नाभि में तीर मारेगा, कोई कंधों पर, कोई भुजाओं पर, कोई जांघों पर तीर मारेगा, और राहुल गांधी जी इनकी नाभि पर तीर मारेंगे, इस चीज को देखिएगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है 23 तारीख को जो हमारी आने वाला 23 तारीख को मीटिंग है संयुक्त विपक्षी दलों की, वहां से एक अच्छी रणनीति निकलेगी, ऐसा हमारा पूरा चलिए। लेकिन बिना दूल्हे की तैयारी चल रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, अगला सवाल आपका इस पर होगा। मैं शहजाद पूनावाला के पास चलता हूं। शहजाद पूनावाला जी, पूरी तैयारी हो रही है मोदी विरोध में, और आपने कपिल सिब्बल का बयान सुना। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि मोदी मजबूत है लेकिन लोकप्रियता दिन पे दिन कम हो रही है। क्या आपको भी लगता है ये मोदी वर्सेस ऑल की तैयारी हो रही है 24 में? शहजाद पूनावाला, देखिए, ये पूरे डिबेट का संदर्भ 23 जून को जो होने वाली मीटिंग है उसको लेकर है। एक चीज़ बताऊं विशाल आपको, लगभग 5 दशक पहले जो पटना और बिहार की भूमि जेपी के आंदोलन के तहत संपूर्ण क्रांति की भूमि बनी थी, जिसमें सारे लोग आपातकालीन और तानाशाही मानसिकता कांग्रेस का विरोध करने में एक हुए थे, आज वो संपूर्ण भ्रांति की भूमि बन रही है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर पुल तो गिर रहे हैं, परंतु ये सेतु बनना चाह रहे विपक्षी एकता के, पर इस विपक्षी एकता का ट्रेलर ओमर अब्दुल्ला ने तो दे ही दिया है। बचा कुचा जो था वो अधीर रंजन चौधरी ने कल जो बयान टीएमसी के खिलाफ दिया है वो आपके सामने है। ऑर्डिनेंस के विषय पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी कितना समर्थन करती है, सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ लीजिएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ना इनके पास हमारे जैसे देश के लिए मिशन है, ना विजन है। केवल क्या है, ये जमावड़ा है कमीशन का, फैमिलीज के एम्बिशन का, करप्शन का और मोदी के प्रति ऑब्सेशन का, इसका ही जमावड़ा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, इनसे पूछिए। अब ये लोग जब साथ में आएंगे, और देखो विडंबना देखिए, एनसीपी अलग हुई थी कांग्रेस से ये कहते हुए कि ये राष्ट्रवादी नहीं है क्योंकि इनका नेतृत्व किसी प्रकार का है, आज वो साथ में हो रहे हैं। जेडीयू आरजेडी से अलग हुई थी एक जमाने में क्योंकि अधिनायकवाद लालू जी का था, आज वो साथ हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दिलचस्प किस्सा है, पर ये सुनिए जी। तो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो,
2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने। अब मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता ऐसा ही बयान उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कहा था कि वो भ्रष्टाचार की लिस्ट में सबसे नंबर 1 है। तो मैं विनय जी से आदरपूर्वक पूछना चाहूंगा कि उस समय पर झूठ बोल रहे थे या अब आपने भ्रष्टाचार से समझौता कर दिया है, ऑर्डिनेंस केवल बहाना है, आपको 24 में अपने चेहरे को चमकाना है, इसलिए इनका भ्रष्टाचार भी आपको कबूल है, या आज ये मान रहे हैं कि जो सोनिया गांधी के विषय में उन्होंने कल कहा था, उस समय कहा था वो गलत था, या सुरेंद्र राजपूत जी ने मान लिया है कि सोनिया गांधी करप्ट है, हमारे कपिल जी ने मान लिया है मुलायम जी करप्ट है, ये बता दे पहले। चलिए मैं विनय मिश्रा के पास चलता हूं, आम आदमी पार्टी के विधायक है। विनय मिश्रा जी, रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उसी मैदान में आए जहां से निकलकर उन्होंने सत्ता हासिल की थी दिल्ली की, और जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने बोला था उस समय, क्या आपको लगता है वो स्टैंड आम आदमी पार्टी का बदल चुका है? अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी को प्यारी लगने लगी है? देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं, आम आदमी पार्टी आज रामलीला मैदान में इकट्ठा इसलिए हुई थी कि दिल्ली के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी को चुना था, जो अधिकार आम आदमी पार्टी को दिया था, उस अधिकार को जब कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने जब मोहर लगा दी कि दिल्ली के जो अफसर है उस पर दिल्ली सरकार का अधिकार होना चाहिए, मात्र 9 दिन के अंदर उसका ऑर्डिनेंस लाके मोदी जी ने उस फैसले को पलट दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी को ऐसा क्या डर लगता है अरविंद केजरीवाल जी से कि मात्र 9 दिन आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं? हमारा बस एक ही बात हमारा कहना है कि हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, हमें दिल्ली के लोगों ने चुना है, हमारी जवाबदेही दिल्ली के लोगों के प्रति है, हमें आप काम करने दीजिए ना, हम सिर्फ काम करना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। विनय जी, आपने अपनी बात रखी जिस मुद्दे को लेकर रैली थी, लेकिन आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अच्छी लगने लगी है? जिस पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, क्या उनके साथ गठबंधन करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? क्योंकि आपकी पार्टी अध्यादेश पर समर्थन भी मांग रही है। देखिए, हमने अध्यादेश को समर्थन मांगा है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने समर्थन मांगा है, क्योंकि आज इस देश में जिस तरह की तानाशाही हावी हो गई है, आज सारी सरकारों को काम नहीं करने दिया है। आप तमिलनाडु देखिए सर, कांग्रेस के साथ जाना आपको मंजूर है या नहीं? सीधा जवाब दीजिए ना विनय मिश्रा जी, आपके मुद्दे हम सुबह से दिखा रहे हैं। समर्थन मांगा है, हमने अध्यादेश को समर्थन मांगा है, हमने कहा है कि जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ हमारा समर्थन कीजिए, और हम उस समर्थन के लिए कांग्रेस के पास गए थे। और बाकी शहजाद पुनौला, मैं आपके पास आऊंगा, मैं पहले एक रिएक्शन सुरेंद्र राजपूत का लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी को? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल पे 5 काले कानून देकर के जब आए थे अध्यादेश के रूप में, हमने तब भी विरोध किया था। हम कोई गैर संवैधानिक काम नहीं होने देंगे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जब साथ जाना ही है तो फिर पत्ते खोलने में देरी क्या है? मैं शहजाद पूनावाला के पास जाता हूं एक बार। देखिए, अगर वो कह रहे वक्त आने पर बताएंगे, तो संदीप दीक्षित जो उनके वरिष्ठ नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र है, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि इस मुद्दे पर कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पैरा 95 के तहत किया गया है। दूसरी बात, मैंने एक वक्तव्य सुना है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहा है, यहां तक कि कहा है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, क्या सोनिया जी वाकई भ्रष्ट है या अरविंद केजरीवाल ने गलती मान ली है? तीसरी बात, देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए देश को बचाने की बात हो रही है ना, विनय जी की पार्टी ने 370 हटाने का समर्थन किया है। सुरेंद्र राजपूत जी, 370 के एब्रोगेशन का आप समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि इसको रीइंपोज करेंगे, उसको खारिज कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए, फिर मैं और पैनलिस्ट के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से। ये शहजाद भाई बड़े अच्छे इंसान हैं। शहजाद भाई से अगर हम एक बात पूछ ले कि जब तक ये कांग्रेस में थे तो जितने बयान इन्होंने दिए हैं कांग्रेस अभी में, तो वो बीजेपी में, आप कांग्रेस में जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। अभी रुकिए यार, आप हम वही जवाब जी जी 2 मिनट रुक जाइए। आप कहे शहजाद भाई के प्रवक्ता बन? नहीं, हम किसी के प्रवक्ता नहीं बन रहे, हम तो बराबर का मौका दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, समय की कमी रहती है और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए, मैं इसलिए आपको बीच में टोक रहा हूँ जी। तो समय हम कांग्रेस को ही टोकते हैं आप, और किसी को नहीं टोकते। मैंने आपसे देखी चुनौती। अच्छा सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपनी बात पूरी करिए, मैं और लोगों के पास फिर जाता हूं। हाँ, तो हम ये जो जिस वक्त शहजाद जी कांग्रेस में थे, जितने इन्होंने बयान नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दिए थे, क्या उनका ये समर्थन करते हैं? ये जवाब दे दें।
राजनीति वर्तमान की चीज होती है। निश्चित तौर पर वर्तमान में जो परिस्थितियां बनेंगी, हमारे लिए देश के आईन को यानी संविधान को बचाना महत्वपूर्ण है। और इस समय संविधान को खतरा नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी से है। ये देश के संविधान को कुचलना चाहते हैं, आम अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कुचलना चाहते हैं, सीबीआई, आईटी, ईडी, इनका सबका दुरुपयोग सत्ता के लिए करना चाहते हैं। इनके खिलाफ हम हर मुमकिन काम चलिए जल्दी से छोटा सा सुरेंद्र जी ने बड़ी खूबसूरती से इस विषय को टाला। आपने सीबीआई ईडी का जिक्र किया। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने स्वागत किया है, क्या आप उसका खंडन करते हैं? ये वर्तमान की विषय का बात है, वर्तमान का एक लाइन में दे दे जवाब। अरे शहजाद भाई, विशाल पांडे की बगल में आप बैठे हुए हैं, आप क्या प्रस्तोता हैं? मुझे बताएंगे आप कौन हैं? आप भाजपा के प्रतिनिधि हैं। भाजपा की तरफ दिल्ली में विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधि हूं और आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल आप भी पूछते हैं, सवाल शहजाद पुनावाला भी पूछते हैं, सवाल विनय मिश्रा भी पूछेंगे, सवाल वही पूछेंगे। प्लेटफॉर्म दे रहे। खैर चलिए, मैं और पैनलिस्ट के पास चलता हूँ। मैं फिर आता हूँ सुरेंद्र जी, आपके पास मैं फिर आऊंगा। आप काफी सीनियर, काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है, काफी सुलझे हुए नेता है। मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा, सारा काम करेंगे। चलिए मैं एक बार चलता हूं कपिल श्रीवास्तव के पास। कपिल श्रीवास्तव जी, 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता का जो बयान आया है उसमें यह कहा गया था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं। तो क्या कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी को यूपी में मंजूर होगा? विपक्षी एकता कैसे बन पाएगी? कपिल श्रीवास्तव जी, आपका ऑडियो म्यूट है, आप अपना ऑडियो सही कर लें। जी, अब आवाज आ रही है? जी, अपनी बात जल्दी से रखिए। जी, विशाल भाई, मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा है कि हम सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के आईन को बचाने, और देश के जो संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाने का काम किया है, जो देश में यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के विरुद्ध जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक व्यक्ति को इतना बड़ा बना दी है कि देश की महिलाओं के चेहरों को बूटों से रगड़वाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के। तो समाजवादी पार्टी इन सब चीजों के साथ अपने देश की इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं? आप सीधा जवाब दीजिए ना कपिश जी, क्योंकि मैंने अखिलेश जी का बयान सुना है, वो लगातार ये कहते आए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इस तरह के बयान आते हैं। मैं आपको देखिए, आप अपनी शब्दावली उनके मुंह में ना भरें, लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर हम लोगों की विचारधारा और जो नीतियां हैं सेम एक जैसी होती तो शायद हम दो पार्टी ना होते। लेकिन बावजूद इसके आज देश बड़ा है, देश के आईन बड़ी है, देश को बचाना है। जिस तरीके से आज पर कतरने के लिए संवैधानिक पीठ के आदेश के अंदर चीजें पैरे में खोजी जा रही हैं, तो यहाँ तो बैठे हुए वाजपेयी साहब बताएंगे कि अध्यादेश कब और कैसे लाना चाहिए। ये तो संविधान के अंदर दिया है। कौन सी आपातकाल की ऐसी व्यवस्था आ गई कि उसके बगैर काम नहीं चल रहा? कपिश जी, राहुल गांधी का नेतृत्व आपको स्वीकार होगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। हमने आपको स्पष्ट कहा, जैसे अभी आपने व्यक्तिवादी बातें की, नरेंद्र मोदी के अलावा इनके पास कौन सा चेहरा? उनके पास चेहरा तो है ना नरेंद्र मोदी का, कपिल श्रीवास्तव जी। यही तो इस देश के संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि जब आप कोई सरकार बनाते हैं तो जीते हुए सांसद अपना नेता तय करते हैं। ये हमारे देश के संविधान के अंदर। चलिए कपिल श्रीवास्तव जी, हम आपके पास तो आएंगे। डीके दुबे के पास में चलता हूं। डीके दुबे जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे देखते हैं, क्या ये मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई है? मोदी विरोध में गठबंधन तैयार हो रहा है, चेहरा कोई नहीं है, दूल्हा कोई तैयार नहीं है अभी तक, और एक दूसरे के विरोधाभास में इससे पहले ये दल दिखाई पड़े हैं जो 23 जून की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। डीके दुबे, ये तो बात बिल्कुल तय है कि देखिए, सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी का किला अभी तक ये लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग है। उसको तोड़ना किसी भी एक राजनीतिक दल के लिए भारत में अभी तो संभव नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए ये अभिमन्यु को मारने के लिए सभी इकट्ठे होंगे, और कोई पैर पर मारेगा तो कोई पेट पर मारेगा तो कोई सिर पर मारेगा। ये अभिमन्यु को मारना चाहते हैं।
धर्म का युद्ध है और सब करना चाहते हैं। लेकिन सवाल इसमें जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि ये जितने दल विपक्ष में हैं, इनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दो डिफरेंट आइडियोलॉजी एक साथ मिलती हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि उनको सफलता हाथ लगती, क्योंकि जनता कंफ्यूज होने लगती है कि भाई हम कहाँ जाएं। लेकिन मिलती तो हैं, जब उनको लगता है कि नहीं कोई रास्ता नहीं है तो तिनके का सहारा ही बहुत है तो इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसा हुआ ही था, और हर बड़े चुनाव से पहले ऐसा होता है, हाथ पकड़ के एक दूसरे के ऊपर करते हैं, सब एकता दिखाई देती है। लेकिन फिर जैसे ही बात आती है कि भाई नेतृत्व कौन करेगा, तो नेतृत्व करने की बात जैसे ही सामने आती है, वैसे ही ये सभी अपनी अपनी दलों के मुखिया हैं, और सब मुखिया हैं तो सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, सब काबिल हैं, सब योग्य हैं, तो वहां पर समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाती है। सवाल नेतृत्व का ही है। डीके दुबे, मैं आपके पास आता हूं। एके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि बिहार में ये बैठक होने वाली है 23 जून को, जिसमें एक महागठबंधन तैयार होने की बात की जा रही है। एके वाजपेयी जी, कैसे देखते हैं, क्या ये महागठबंधन तैयार हो पाएगा? किसके नाम पर सहमति बनेगी? क्या जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जो कांग्रेस से निकलकर जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय दल बनाए, क्या वो एक साथ कांग्रेस के साथ दोबारा आ पाएंगे और बीजेपी एनडीए को चुनौती दे पाएंगे? एके वाजपेयी, देखिए पांडे जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो विपक्ष की जितनी विरोधी पार्टियां, उन्होंने ये मान लिया है कि अगर मोदी को हराना है तो सबको एक होना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि एक कैसे हो जाएंगे? अंतर कलह इनका इतना ज़्यादा है, अंतर द्वंद्व इतना ज़्यादा है कि वो आपस में एक हो ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कांग्रेस वर्सेस ममता बंगाल में है, कांग्रेस वर्सेस दूसरे राज्यों में भी है, यूपी में अखिलेश है, मायावती है, कांग्रेस वर्सेस दिल्ली में केजरीवाल है, पंजाब में भी केजरीवाल है, और जगह स्टेटों में यही हाल है। तो कहाँ से कैसे? देखो, ये तो एडमिटेड फैक्ट तो खुद ही बता रहे हैं। और अभी सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा एक यहाँ मारेगा, एक वहाँ मारेगा, एक वहाँ मारेगा। तो पहले आपस में तो हो जाओ। और आज की जो रैली की है ये केजरीवाल ने, ये इसीलिए की है कि 23 को हो रही है, उससे पहले हम कर रहे। सबके दिल में ये है कि मैं किसी तरह बिल्ली के भाग का चीका टूटे और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे ममता है, चाहे नीतीश बाबू। और नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी कितनी रह गई है? 9 बार पलटे इधर से उधर। पॉलिटिकल इतिहास में, राजनीति के इतिहास में कोई व्यक्ति इतनी बार नहीं पलटा होगा। और सबसे ज्यादा धोखेबाज व्यक्ति है नीतीश बाबू। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, किस किस का, लालू यादव, बीजेपी, फिर लालू यादव, फिर बीजेपी, फिर लालू यादव। सवाल ये है कि अगर हम कहते हैं ये सारी लड़ाइयां जीत लें, सब इकट्ठे हो जाएं, तो उसके बाद मोदी से लड़ने के लिए जवाब देना पड़ेगा कि मोदी ने लोकतंत्र के खिलाफ कौन सा ऐसा काम किया है जो ये बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। चलिए एके वाजपेयी जी, मैं एक बार सुरेंद्र राजपूत के पास दोबारा जाता हूं, फिर शहजाद पूनावाला के पास आता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, कई सवाल हैं, जिस एकता की बात की जा रही है उसमें से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो एकमात्र विधायक उपचुनाव में जीते थे उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। अधीर रंजन चौधरी काफी गुस्सा हो जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो अखिलेश यादव का बयान आप कई बार सुन चुके होंगे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक है, उनकी नीतियां एक जैसी हैं, हम इनमें से किसी के साथ नहीं जाएंगे। इसी तरह से अगर हम और लिस्ट गिनाएं, बीएसपी आपके साथ आने को तैयार नहीं होती है, बीआरएस आपके साथ आने को तैयार नहीं होती है, टीडीपी को लेकर कोई बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। तो कैसे आखिर आप एकता बना पाएंगे? बंगाल में चुनौती, यूपी में चुनौती, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में चुनौती। सुरेंद्र राजपूत, 3-4 चीजें बड़ी अच्छी आपने कही कि बिल्कुल निश्चित तौर पर सभी दलों का अपना अपना नीति है, नियम है, सिद्धांत है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। अगर आपको विशाल भाई पता हो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम लोग बात करेंगे। अभी एके वाजपेयी जी कह रहे थे कितनी बार पलटे। अरे वाजपेयी जी अपने नेता को देख लेते, मरहूम हो गए, वो कितनी बार पलटे हैं? वो तो मेरे ख्याल से अनगिनत बार पलटे। उनको तो मौसम वैज्ञानिक का खिताब दे दिया था। अभी अगर होते, ईश्वर अगर करता तो उनको एक पुरस्कार भी मिल जाता पलटने के नाम का। तो छोड़ दीजिए, राजनीति में कम से कम सूप बोले तो बोले, क्या बोले छन्ना जिसमें 72 छेद। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आपको मैं बात बता दूं, यहाँ पर कौन किस गलत जानकारी, सुरेंद्र राजपूत जी, गलत जानकारी एक मायना, आपको गलत जानकारी है। कभी नहीं पलटे, कभी नहीं पलटे, कभी नहीं पलटे, उनका एक मायना। सुरेंद्र राजपूत जी, गलत जानकारी हो गया सर।
हो गया सर, हो गया। हाँ नहीं तो गलत मत बोलो ना, गलत बात कैसे बोलोगे आप? इतने सीनियर हो आप भी, हमने भी देखा है गलत जानकारी मत दीजिए। कभी नहीं पढ़ते, कभी नहीं पलटे। हाँ यूपीए में गए, अरे सुनिए ना, सुनिए, यूपीए में गठबंधन में गए, जनता पार्टी एनडीए में रहे और उसके बाद बकायदा 2000 थे। एक मिनट विशाल भाई, हम कब के, अरे कभी नहीं थे नीतीश के साथ, क्या बात कर रहे हो? चलिए एक बात पे वापस दोबारा आएंगे। मैं यूपीए मूल सवाल का जवाब दीजिए, मैं फिर शहजाद पूनावाला के पास जाऊं। मेरा मूल सवाल आपसे है, जो चुनौतियां आपके सामने हैं, आपके साथ तमाम दल आने को तैयार अभी तक दिखाई नहीं देते हैं, कैसे लाएंगे? उन सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी जी जो सत्ता में बैठ करके संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। संविधान को खतरा है। आज की डेट में जिस संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, आदिवासी महिला को करना चाहिए, हर जगह पे अहम ब्रह्मास्मि का जो उन्होंने वो कर दिया, डिक्टेटोरियल जो उनका एटीट्यूड है, ये ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं और सबके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। बंगाल में हो, बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, हमारे मतभेद हो सकते हैं 2-2, 4-4, लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि सबसे बड़ा आज की डेट में चुनौती के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का मायावी तंत्र खड़ा है, इसके खिलाफ सब लोगों को एक होना ही होगा और वो सब लोग एक हो रहे हैं धीरे धीरे। अपने आप को साथ ला रहे हैं क्या सुरेंद्र राजपूत जी? कोई नेता उनसे मुलाकात नहीं करता है? वो सुरेंद्र राजपूत जी बीएसपी से अभी तक देख रहे हैं जो विपक्षी दल है वो भी दूरी बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं कहा हुआ है कि हम किसी गठबंधन में नहीं जाने वाले। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी किसी गठबंधन में आने चाहेगी, तो अगर उनकी नेता बयान देती है तो उनसे भी बात करेंगे। शहजाद पूनावाला, मना कर देखिए कांग्रेस, हाँ ये जो अभी जो वाजपेयी जी कह रहे थे, वाजपेयी जी रामविलास पासवान एक ऐसा आदमी था जो जेपी मूवमेंट से निकला हुआ है और आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं जो पार्टी उस शख्स ने पलटी ना हो, बदली। चलिए मैं आऊंगा, वाजपेयी जी आऊंगा। राहुल गांधी की तरह कभी जमानत में नहीं रहे, राहुल गांधी कभी जमानत में नहीं रहे, राहुल गांधी की तरह जमानत में नहीं रहे कभी, ध्यान रखिए। वाजपेयी जी आएंगे, राहुल गांधी शहजाद पूनावाला और वो भी सुरेंद्र राजपूत जी, एक वाजपेयी जी, एक एक करके देखिए, इस तरह से किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी और एक वाजपेयी जी, एक एक करके ऐसे किसी की बात नहीं आ पाएगी। वाजपेयी जी आप फिर आएंगे, सुरेंद्र राजपूत जी फिर आएंगे। फिलहाल शहजाद पूनावाला के पास चलते हैं। शहजाद पूनावाला जी, कांग्रेस अपने राज्यों में जो उनकी चुनौतियां हैं, जो क्षेत्रीय दल उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको दरकिनार करके वो महागठबंधन की बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती बढ़ेगी इससे? देखिए, सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत जी ने आज की इस ओपनिंग डिबेट के ओपनिंग लाइन में ही स्पष्ट कर दिया कि एजेंडा कुछ नहीं है, सबको साथ में मिलकर तीर मारना है अभिमन्यु को, जैसे कि वर्णन किया गया डुबे जी के द्वारा। तो इससे बिल्कुल सही बात है, नकारात्मकता वाला एजेंडा है कि मोदी को हराना है, झुंड में आना है, और झुंड में कौन आता है उनको पता है, और झुंड में आकर एक व्यक्ति का विरोध करना है। अब देखिए, उन्होंने बोला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, एजेंडा है नहीं, नेता तय नहीं, तो बचा क्या? फॉर्मूला। अब फॉर्मूले पे बात आते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो स्वीकारता हूं इस पूरे अभियान को। क्यों? पता है, ये बीजेपी को रोकने वाला काम है ही नहीं, ये तो दरअसल कांग्रेस की कुर्बानी का प्रोग्राम बन रहे थे। इसको बताइए, समाजवादी पार्टी क्या बोलती है कांग्रेस से कि यूपी में हमारे लिए छोड़ दो, आप बाहर रहो, मतलब यूपी में 0। बंगाल में ममता दीदी बोलती है यहां पर मुझे दे दो, बाकी आप बाहर देख लो। फिर कहीं और जगह पे कोई और बोलता है कि ये स्टेट हम देख लेंगे, आप बाहर रहो। केरल में लेफ्ट बोलेगी कि हम यहां पर संभाल लेंगे, आप बाहर देख लो। तो बचेगा क्या? मतलब कि 450 सीट कंटेस्ट करने वाली पार्टी मात्र 200 सीट पर लड़ेगी। तो ये तो कांग्रेस की कुर्बानी का पूरा प्रोग्राम बन रहा है 23 तारीख का। और इसीलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप किस बात के लिए खुश हो रहे हैं? ना एजेंडा है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, और केवल आपको 250 सीट तक सीमित करने की पूरी योजना में आप जो है दूल्हे बन के जा रहे। तो जाइए, हम तो स्वागत करते हैं। 2018 में भी गए थे, क्या हुआ? 19 में राजस्थान जीते, पर क्या हुआ लोकसभा में? छत्तीसगढ़ आप जीते, क्या हुआ लोकसभा में? कर्नाटका में भी आपने देखा क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में भी देखा आपने लोकसभा में क्या हुआ था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अति उत्साह में मत रहिए और केवल एक बुनियादी बात का जवाब दे दीजिए। आज ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को आप बताइए ना, आप एक स्वर्गीय नेता जो दलित समाज से आते हैं, उनके विषय में ऐसी बातें रखते हैं। नीतीश बाबू तो हर 2 साल में गठबंधन बदल लेते भाई, उन्होंने तो क्या क्या कहा है। और लालू जी से अलग होकर जेडीयू बनाई, और लालू और नीतीश ने कांग्रेस के पूरे आपातकालीन विचारधारा के खिलाफ होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और जेपी आंदोलन से निकले। आज आप उनको स्वीकार रहे हैं,
तो आप कृपया करके कम से कम एक स्वर्गीय दलित नेता के विषय में इस प्रकार की हल्की टिप्पणी ना करें। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए, नीति नहीं, एजेंडा नहीं, नेता नहीं, मोदी विरोध का ही गठबंधन? ये विशाल भाई आपका और शहजाद भाई का मानना है, हमारा गठबंधन पूरा नियम सम्मत होगा और संविधान को बचाने के, आइन को बचाने के लिए दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज इस वक्त ये है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं और लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए निश्चित तौर पर कुर्बानियां भी देनी होगी, सब देंगे, हम भी देंगे। एक बात। दूसरी बात जो इस तरह की बार बार आती है कि राहुल गांधी जी का सामूहिक नेतृत्व की बात है, सब लोग, जितने भी लोग हैं, जितने प्रतिपक्षी पार्टियां हैं, जनता आज की डेट में परेशान है, हैरान है। जनता के संवैधानिक अधिकार को हनन किया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। और जो इन्होंने बात कही कि साहब कौन सी लोकतांत्रिक संस्था, भाई आप हमें बताइए, अमित मालवीय इलेक्शन कमीशन से पहले डेट अनाउंस कर देता है, सुप्रीम कोर्ट के कर्नाटका में ठीक था इलेक्शन कमीशन, रात में सीबीआई को 1:30 बजे कर्नाटका में ठीक हटा दिया जाता है सीबीआई के डायरेक्टर को। 2 मिनट रुक जाइए शहजाद भाई, क्यों आप ही बोलिए, आप इतने बड़े हमारे भाई हैं। बड़े भाई, आप भी 2024 के बाद, एक मिनट 2024 के बाद आप फिर आ जाओगे हमारे पास, हमें पता है, आप सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, आराम से आ जाओ। ऐसा है सुरेंद्र राजपूत जी, 2024 के बाद आप लोग अस्तित्व में रहेंगे, खाम परेशान रहे, आप अस्तित्व में रहेंगे, इसी की चिंता आपको करनी चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली से 7 सीट से बाहर, बंगाल से 40 सीट से बाहर, इधर से बाहर, तमिलनाडु से बाहर, केरल से बाहर, ऐसा ना हो कि केवल कई दूसरे मुल्कों में जहां पर जाते वहीं से कंटेस्ट करना पड़ जाए। 2024 में सत्ता से बाहर फेंक देंगे, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आप हमारे पास आओगे, चिल्लाते हुए आओगे, आप कहोगे एक ही सवाल, चलिए एक सवाल, एक वाक्य में समाप्त कर दूंगा। आप ऐसी बात, एक वाक्य, सुरेंद्र जी मैंने आपकी सारी बातें सुनी, एक वाक्य का मौका मुझे दीजिए, अब मेरा बोलने का समय है। मैंने एक वाक्य मांगा है, एक करके विशाल जी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के अगर कोई होंगे तो उनसे पूछिए कि कितनी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, एक करके। मैं पहले सुरेंद्र राजपूत का जवाब पूरा करता हूं, फिर मैं आम आदमी पार्टी और कपिल श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, हम बिल्कुल शहजाद जी, हम ये तय कर लेंगे, आपकी समस्या नहीं है। आप अपने साथियों को रख नहीं सकते, आप सब अपने साथियों के पीठ में छुरा मारते हैं। अकाली दल के पीठ पे आपने छुरा मारा, पीडीपी के पीठ पे आपने छुरा मारा, महाराष्ट्र में शिवसेना की पीठ पे आपने छुरा मारा, जेडीयू की पीठ पे आप छुरा मारने वाले थे। आप गद्दारी करते हैं अपने साथियों के साथ। आपने रामविलास पासवान की पीठ पे छुरा मारा, उसकी 2 पार्टियां बना दी आपने। एक वो बेचारा चिराग, उनका लड़का अकेले टहल रहा है और 5 उसके एमपी अकेले टहल रहे हैं। वाजपेयी जी पता नहीं किसके साथ वाला जवाब दीजिए, क्या सहयोगी दलों को धोखा देते हैं आप लोग धोखेबाज हैं, गद्दार हैं। जी शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, क्या आप सहयोगी दलों को धोखा देते हैं? इनमें से कौन सा एक भी गठबंधन है जिसमें हमने गठबंधन तोड़ा? अकाली के साथ हमने तोड़ा क्या उद्धव सेना के साथ हमने तोड़ा कि वो लालच में चले गए और लड़ा था चुनाव मोदी जी और फडणवीस जी के नाम के नीचे? एक सेकंड सुरेंद्र जी बीच में नहीं, सुरेंद्र जी बीच में नहीं, जेडीयू की बात नहीं, ये विशाल तरीका ठीक नहीं है, मैं स्टूडियो में उन्हें डैमेज कर सकता हूँ। नहीं, शहजाद पूनावाला आपकी बारी, सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास फिर आएंगे। देखिए गलत तरीका, ये तरीका गलत है, एक करके बात रखेंगे, ये डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अपने सवालों का जवाब तो देते नहीं है, जब दूसरा सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपने बोला, सबने धैर्य से सुना, थोड़ा शहजाद पूनावाला को भी सुन लीजिए, और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाना है। शहजाद पूनावाला अपनी बात पूरी। तो मैंने अकाली के बारे में बताया, उद्धव सेना के बारे में बताया, जेडीयू से ज्यादा सीटें हमने पाई, ज्यादा वोट शेयर हमने पाया, तब भी गठबंधन धर्म निभाते हुए हमने मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया। यह होता है गठबंधन का धर्म। परंतु मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी आज जिससे बात करती है, जितना बात करती है, हर वाक्य में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो ये तो तरीका नहीं है ना। सुरेंद्र राजपूत जी फिर आपके हर सेंटेंस में डिस्टर्बेंस थोड़ी हो सकता है भाई। शहजाद पूनावाला अपनी बात पूरी करिए जी। सुरेंद्र राजपूत जी फिर आएंगे आपके पास जी। मैं तो केवल इनको एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, अखिलेश जी और ममता दीदी ने बताया कि जो जहां ताकतवर है वो वहां लड़ेगा, कांग्रेस मैदान छोड़ेगी। अब केरल में तो कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव नहीं जीत पाई 2021 में,
तो क्या केरल लेफ्ट के लिए छोड़ेगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी बोलेगी हमारी 2 बार की 3 बार की सरकार है, तो यहां पर एक भी सीट आपको नहीं मिलेगी, तो क्या दिल्ली में एक भी सीट नहीं लड़ पाएगी कांग्रेस? बंगाल में ममता दीदी ताकतवर है, एक विधायक था वो भी ले लिया, तो ममता दीदी कितनी सीट देने को तैयार है? कांग्रेस से पूछिए ना। ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, और फॉर्मूला जो लेकर चल रहे हैं तो उस फॉर्मूले पे सवाल भी ना पूछे हम। चलिए मैं कपिल श्रीवास्तव के पास चलता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि 80 लोकसभा सीटें आती हैं और फिलहाल अगर हम देखें तो कांग्रेस के 2 विधायक 2022 के चुनाव मात्र जीत पाए हैं, तो कैसे, किस फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी कांग्रेस के साथ, और आपका आधिकारिक स्टैंड क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलती आई है। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से कह दें, खैर विशाल भाई, आपने पूनावाला साहब ने जो सुझाया था प्रश्न वो किया, अच्छा लगा, लेकिन एक बात नहीं, ये मूल प्रश्न है। शहजाद पूनावाला ने तो उसे चर्चा में ला दिया, लेकिन ये सवाल तो हमेशा पूछा जाएगा कपिल श्रीवास्तव जी। ना, उन्होंने कहा था कि पूछ लीजिएगा। अरे कपिल श्रीवास्तव जी, जो सवाल है वो तो पॉलिटिकल लोग हैं, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, आप अंदर से पूछ नहीं पा रहे होंगे। आपके मन में भी आ रहा हो कांग्रेस को अमेठी दे कि रायबरेली दे, या उसके आगे कहीं ले जाए या ना ले जाए? आप सारी सीटें छोड़ दो ना कांग्रेस के लिए। कपिल जी, अगर मेरा सवाल इतना चुभ रहा है, नहीं, शहजाद जी आपके पास आएंगे, शहजाद जी आपके पास दोबारा आएंगे, कपिल श्रीवास्तव से जवाब लेने दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, अमेठी रायबरेली आप हमेशा मदद करते आए हैं, आपके मन में भी चल रहा होगा हम कौन सी सीट कांग्रेस को दे दे, क्योंकि इनके पास तो संगठन भी बहुत मजबूत नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ विशाल भाई, ये चीज निश्चित रूप से मैक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस को करना है, और हम लोगों ने शुरू से कहा हुआ है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। कोई क्षेत्र ऐसा इंडिया में नहीं है जहां उनका अपना कोई संगठन ना हो, और इसलिए उनको अपनी भूमिका स्वयं तय करनी है, और जब हम आपस में बैठेंगे तभी तो भूमिका तय होगी। यूपी की बात साफ करिए ना कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी यूपी में है, यूपी में कांग्रेस को लेकर आपका स्टैंड क्या है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक सांप्रदायिक दल नहीं मानती है, और ये कहती है कि कांग्रेस की सरकारों ने, यानी आप कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं? ना, विचारधारा की तो बात अलग हो गई, अगर विचारधारा एक होती तो हम दोनों एक ही हो जाते। तो कैसे आप कैसे कांग्रेस के साथ जाएंगे? मैं वही जानना चाह रहा हूं कपिल श्रीवास्तव, देश यही जानना चाह रहा है। मैं तो आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ तय होंगी चीजें, आपस में बैठ, यानी आप कांग्रेस के साथ जाने के लिए अब तैयार हो गए, ये माना जाए? मैं तो बार मैं इस देश के साथ जाना है। नहीं, आप हमें ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाना चाह रही है। मैं आपको बार बार एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि कोई पार्टी देश से बड़ी नहीं है, हम देश के साथ जाना चाहते हैं। एक वाक्य केवल, देश को खतरे में नहीं छोड़ना चाहते हैं। 9 साल में 85 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने विदेशी कर्जा लेके 5 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट करके देश को लुटा रहे हैं, देश की संपदा। ये आपके सामने है। जिस तरीके से पठानकोट हमले की जो जांच ISI एजेंसी से करा के देश की प्रभुसत्ता को हर लिया, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। जो सुप्रीम कोर्ट के 4 कॉलोनियम के वरिष्ठ जज निकले और कहे कि देश के लोकतंत्र को, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। एक वाक्य केवल, देखिए शहजाद पूनावाला, कपिल जी कहते क्या कह गए। देखिए कपिल जी ने बहुत ज्यादा बड़ी बात कह दी। उन्होंने अभी जिन 4 जजेस का जिक्र किया, एक सेकंड कपिल जी आएंगे, आपने अपनी बात रखी, शहजाद पूनावाला का जवाब लेते हैं विनय मिश्रा फिर डीके दुबे के पास। कोई एक तरफा नहीं है ना, ये परिवार का मंच है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी बात आ गई, अब शहजाद पूनावाला का जवाब लेते हैं, फिर विनय मिश्रा और डीके दुबे के पास चलते हैं। शहजाद पूनावाला, कपिल जी एक एक करके, कपिल जी आप हर डिबेट में शामिल होते हैं, आपको डिबेट के नियम पता है। कपिल जी आराम से, आहिस्ता। कपिल जी फिर आएंगे, कपिल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिर आएंगे आपके पास। शहजाद पूनावाला, कपिल श्रीवास्तव जी थोड़ा सुन भी लीजिए, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूं आम आदमी पार्टी के विधायक के पास। 10 सेकंड में 2 छोटे इंटरवेंशन। जहां तक 4 जजेस की बात है, उसमें से एक जज मतलब गोगोई साहब ने जब राम मंदिर का फैसला सुनाया तो आज जिस जज की वखान कर रहे हैं उसी जज के खिलाफ हो गए थे, पर वो मूल बात नहीं है। मूल बात यह है कि दिसंबर 2022 में मैं देख रहा था, क्योंकि विशाल जी आप यूपी पॉलिटिक्स को बड़े लंबे समय से कवर करते हैं। अखिलेश जी ने कहा था बीजेपी कांग्रेस एक ही है, और उन्होंने केवल इतना नहीं ये कहा था कि कांग्रेस से ही सीखा है बीजेपी ने मिसयूज करना एजेंसीज का। पर कपिल श्रीवास्तव का जो वक्तव्य है, इसका मतलब कि उन्होंने अखिलेश यादव के स्टैंड को पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया, ये कहकर कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। चलिए शहजाद पूनावाला जरूरी है। शहजाद पूनावाला, आपने अपनी बात रखी, मैं चलता हूं आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े, उसके बाद डीके दुबे के पास। विनय मिश्रा जी, सवाल यही आपसे भी उठता है कि दिल्ली में आपकी पार्टी मजबूत है,
आपने कांग्रेस को दिल्ली से बाहर किया, आप सत्ता में आए, गुजरात में आपकी लड़ाई हुई, आपको कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बता दिया, तो अब आप बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है, क्या है? अब आपको कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार होगा? देखिए, ये हर जहां हम चुनाव लड़े जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी लोग करते हैं फलाने की ए टीम है, फलाने की बी टीम है। हम भारत देश की ए टीम है। हम चाहते हैं इस देश से बेरोजगारी, महंगाई खत्म हो। हम चाहते हैं इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। हम चाहते हैं इस देश में लोकशाही मजबूत हो, ना कि तानाशाही मजबूत हो। तो हमारा एक ही कहना है, आज आप देखिए, आज मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। आज इंडियन रेलवेज का इतना बड़ा हादसा हुआ, आज किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की गई। आज पेट्रोल 100 रुपए महंगा हो गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज ही खबर आ रही है पंजाब से, विनय मिश्रा जी, पंजाब से आज ही खबर आ रही है, वैट बढ़ा दिया आपने। वैट बढ़ाने की आपको जानकारी है? तो आज पंजाब में वैट बढ़ा, हमने 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी है। अच्छा, एक तरफ से लेंगे, दूसरी तरफ से खींच लेंगे। आज विनय जी, बीजेपी आज हमको कॉपी करना शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री ने, जो हमने पंजाब में जो कहा था 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, इनकी पार्टी ने आज मध्य प्रदेश में लागू कर दिया। जी, अगर मुफ्त बिजली देंगे तो पेट्रोल डीजल पे वैट बढ़ा देंगे, हमारा इसे ये माना जाए? एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना। भाई अभी बोल रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बोल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने आई थी तो 21 दलों से इनका भी गठबंधन था, और क्या गठबंधन था ये तो अंदरूनी बात ये बता सकते, लेकिन आज कितने दल इनके साथ है इसका जवाब ये देंगे। विनय जी, वो तो बीजेपी तय कर लेगी, वो तो बीजेपी तय करेगी इनको क्या करना है। लेकिन एक सवाल मुझे आप अपनी पार्टी की तरफ से जवाब दे दीजिए कि दिल्ली में क्या लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है या नहीं? देखिए, अभी आपने जब बीजेपी को इतना लीवरेज दिया कि बीजेपी तय कर लेगी, तो हम भी आपको ये कहना चाहते, जब तय होगा हम आपको बता देंगे। जी, तो यानी तय होने वाला, मैं ये मान लूं, आपकी नीतियां बदली हैं। देखिए, जब देश को बचाने की बात आएगी, लोकतंत्र को बचाने की बात आएगी, तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि इस देश में जो है लोकतंत्र खत्म ना हो, उसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, उस पे जब समय आएगा तो उस पे पार्टी में डिसीजन। चलिए, देखिए, अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। डीके दुबे, मैं आपके पास आऊंगा। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूरी नजर रखते हैं देश की राजनीति पर। जो मूल सवाल खड़े हो रहे हैं, पहली चीज, बंगाल में कांग्रेस के सामने ममता बनर्जी ही चुनौती रही है, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा चुनौती रही है, बिहार में आरजेडी जेडीयू के साथ फिलहाल गठबंधन है, लेकिन समय समय पर यह भी चुनौती बनकर उभर जाती है। और अगर और राज्यों की बात कर लें, टीडीपी के साथ बातचीत चल रही थी, कोई बातचीत अभी फाइनल नहीं हो पा रही है, बीआरएस के साथ कोई बातचीत कांग्रेस की फाइनल नहीं हो पा रही है। कांग्रेस के सामने क्षेत्रीय दलों को साथ लाना कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? सीट शेयरिंग फॉर्मूला कितनी बड़ी चुनौती होगी? और बीजेपी के सामने भी जो इनके पुराने सहयोगी दल रहे हैं, खासतौर पर अकाली दल की बात कर लें या फिर चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, क्या ये एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ पाएंगे या फिर इनकी राह अलग रहेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जब आप कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आएंगे तो फिर ये सवाल यहीं पर गलत हो जाता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी वो विधेयक जो लिए घूम रहे हैं ना पूरे देश में, वो असल में विधेयक लेकर नहीं घूम रहे। वो ये कह रहे हैं कि अब जो विधेयक अगर गिरा दिया तो वो सेमीफाइनल होगा 2024 का। आप सोचो, अगर राज्यसभा में विधेयक गिरता है तो 2024 का सेमीफाइनल अरविंद केजरीवाल जी खेल रहे हैं और कह रहे हैं कप्तान मैं हूं। और जैसे ही वो लोगों से मिलते हैं तो फिर उनके एक विधायक, उनके एक मंत्री, वो पांडे जी, वो आर्टिकल लिखते हैं और फिर आम आदमी पार्टी ट्वीट करती है कि देश का नेतृत्व करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है सफल, जो शिक्षा पर ध्यान दे, जो स्वास्थ्य पर ध्यान दे, जिसको समझ हो। जैसे आजकल अरविंद केजरीवाल जी एजुकेशन बता रहे हैं, पढ़े लिखे लोग होते तो वो सवाल तो अब पैदा हो जाएगा कि इनमें पढ़े लिखे कितने हैं, और ये पढ़े लिखे नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी इनका। अच्छा, डीके दुबे जी, बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप उनके पुराने घटक दलों को लेकर? नहीं, किसके सामने? मैं बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी अपने पुराने सहयोगी दलों को लेकर? छोटा सा कमेंट, फिर मैं चलता हूं एके वाजपेयी के पास। जी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं 366 लेकर बैठे हुए हैं वो, और 366 लेने वाली पार्टी के साथ बाकी पार्टियां जो उनके विचार को मानती हैं वो स्वयं से आगे बढ़कर आती हैं। इसलिए ये कोई चुनौती का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय तो इसका फंसेगा कि उनको सीटों के बंटवारे को लेकर कौन, कांग्रेस ज्यादा अच्छे ऑफर दे रही है या वो दे रही है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के सामने इस समय कोई चुनौती भी इस तरह की है। चलिए, एके वाजपेयी एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एके वाजपेयी जी, सवाल यही है
कि सुरेंद्र राजपूत ने जो बताया कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को धोखा दिया, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप जो एलजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा 2019 का, 6 लोकसभा सीटें जीती बिहार में, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया? देखिए, ऐसा है 2014 में हम लोग इनके बीजेपी के गठबंधन में आए थे, और बीजेपी के गठबंधन में जब आए 2014 का जब रिजल्ट लोकसभा का आया तो उसमें ये बीजेपी के पास 272 सीटें थी, 282 शायद। तो लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हमको मौका दिया, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो गठबंधन की राजनीति तो इन्होंने ठीक से निभाई है। अब सवाल आ गया पारिवारिक, अगर पारिवारिक क्लेश होता है, पारिवारिक झगड़ा होता है, तो उसमें तीसरे का रोल तो कोई है नहीं। ये तो हमारे अपनी खुद की बदकिस्मती है कि हमारे परिवार में लड़ाई हो गई। चौथी बात यह है कि देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम भी राजनीतिक समझते हैं, हमारा अपना संविधान है, अपना झंडा है, अपना कार्यकर्ता है। और चौथी बात यह है कि ये सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि पार्टियां बदलते रहे पासवान जी। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, जरा करेक्ट कर लीजिए, कभी कोई पार्टी में नहीं गए। यूपीए गठबंधन में आपके साथ थे, एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ थे, और उसके बाद जब पार्टी छोड़ी जनता दल उस 2000 में, तो उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, और सिर्फ पार्टी बनाई है, छोड़ी कभी नहीं है। और भ्रष्टाचार का एक जरा सा छींटा भी कभी नहीं आया 50 साल की राजनीति में। आपके राहुल गांधी बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे हैं, और खड़गे साहब बेल पे हैं, भ्रष्टाचार के केस में बेल पे हैं। इसलिए दूसरे पे छींटा कसी ना करें, सुरेंद्र पहले राजपूत जी जानकारी दुरुस्त कर लें। अब आइए, सुरेंद्र राजपूत जी, एक के बाद मैं जवाब ले लेता हूं, एक के बाद मैं जवाब ले लेता हूं, आपको पूरा मौका दिया गया। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। जी, जनता पार्टी जब शुरू हुई थी जेपी के मूवमेंट से, तब से रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं, और 2021 में तो रामविलास पासवान की पार्टी की पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुरा भोग करके एक ही पार्टी को 2 पार्टी कर दिया था। नंबर 1, रही बात भ्रष्टाचार की, तो एक बहुत स्पष्ट रूप से वाजपेयी जी हमने क्या कहा वो आपने सुना ही नहीं, हमने क्या कहा वो सुना नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों आए थे? हमने क्या कहा? और एक बीच में मत, ये तो हमारा कसूर है कि हमारे परिवार में झगड़ा हो गया। मैं आपसे बता रहा हूं, जनता पार्टी से लेकर के और जनता पार्टी से लेकर के, अरे गलत है सुरेंद्र राजपूत, गलत है, गलत है, सगा नहीं, गलत हमने ठगा नहीं। और अरे यार क्या बात है, ये नहीं लागू होता, आई एम सॉरी, ये लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। सुरेंद्र राजपूत आपको माफी मांगनी चाहिए, गलत बात कर रहे हैं। नहीं गलत बात, गलत बात। जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे रामविलास, जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, कभी हमने कोई पार्टी नहीं बदली, कोई पार्टी नहीं। हमने कहा ना जनता पार्टी से कोई सगा नहीं जिसको सुरेंद्र राजपूत जी, अरे नहीं कह सकते, यानी आप एलजेपी के बिल्कुल खिलाफ हैं। आने वाले समय में आप एलजेपी के साथ किसी भी कीमत पे, किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएंगे। अरे नहीं, कैसा नहीं मारा, किसी ने छुरा नहीं मारा, ये हमारे अपने परिवार की गलती है, हमारे परिवार का झगड़ा है। ये बात नहीं करते, छुरा कैसे मार देगा? वाजपेयी जी से पूछ लो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में तो समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं, तो यानी ये माना जाए आप एलजेपी के साथ आने वाले समय में नहीं जाएंगे, आपको एलजेपी बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है? ना, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो भी आदमी सहयोग करेगा और जिस हिसाब से सहयोग करेगा, बिल्कुल उस हिसाब से उनका सहयोग लिया और दिया जाएगा। आज की डेट में जो संविधान को बचाने का काम करेगा, अगर वाजपेयी जी भी करेंगे तो लेंगे, और वाजपेयी जी आने वाले हैं, चिंता मत करो आप। लीजिए, अब आप ही अपने आप ही सारे जवाब दे रहे हैं। एक बार मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, दूसरी बार लेने का प्रयास कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। कैसे देखते हैं क्या ये मोदी विरोध का पूरा गठबंधन माना जाए? 19 में भी हमने महागठबंधन देखा यूपी में, एसपी बीएसपी का, और अब एक देश के लेवल पर गठबंधन बन रहा है। देखिए, जब सुरेंद्र राजपूत जी कहते हैं कि मोदी विरोध के चक्कर में हम सब लोग एक साथ आ रहे हैं, तब तो इस बात को स्वीकार सकता हूं, पर जब ये कहते हैं ना देश बचाने की, संविधान बचाने की, मैं इनको एक उदाहरण देता हूं। उद्धव सेना को इन्होंने आजीवन गालियां दी कि ये सांप्रदायिक पार्टी है। उद्धव सेना के एक व्यक्ति है संजय राउत, उनका बयान है मुस्लिमों के वोटिंग अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। आज सुरेंद्र राजपूत जी सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी साथ में, आम आदमी पार्टी साथ में। सुरेंद्र जी से पूछिए कि ऐसा व्यक्ति स्वीकार्य है, और समाजवादी से पूछ लीजिए कि यही उनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा है जिससे देश को उनको बचाना है। पूछ लीजिए। चलिए मैं आगे चलता हूं, और क्योंकि बहुत कम समय बचा। कपिल श्रीवास्तव, मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है, सीटें कुछ मन में सोच पाए इस दौरान कि नहीं, कि कांग्रेस को कहां देंगे, कैसे गठबंधन तैयार होगा?
अच्छा, एक बार भी आपने शहजाद साहब से पूछा कि एलजेपी के वाजपेयी जी को कितनी सीटें बिहार में देंगे? नहीं पूछा। बिहार में आप जवाब दीजिए, मैं शहजाद पूनावाला से पूछ रहा हूं, आप अपना जवाब दीजिए। चलिए, हमारा तो अलायंस फॉर्मूला पहले से तय है, हमारा फॉर्मूला तय होकर ही किया है। कपीश जी आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए, मैं शहजाद पूनावाला से पूछ लूंगा, बताइए। चिराग पासवान से या उससे पशुपति पारस से, कौन से वाले से तय है? हम लोग स्वार्थी लोग नहीं है कि जो व्यक्तिवाद की पूजा कर रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। तो देखिए, 24 की लड़ाई 23 में शुरू हो चुकी है, नए नए समीकरण बन रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।